एकलिंग जी हैं जो शिव जी के ही रूप माने जाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से क्या हुआ था, इनको राजवंश मिला था। एकलिंग नाथ जी। कुल देवी हैं बाण माता। कुल देवी कौन है? बाण माता। और इनका राज ध्वज है उगता सूरज एवं धनुष बाण। उगता सूरज एवं धनुष बाण क्या है इनका? राजध्वज है। अब सबसे पहले लिखो गुहादित्य। गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गुहादित्य। गुहादित्य भगवान राम के पुत्र। लिख तो जाओ, ये हिस्ट्री है, इसमें कुछ भी नहीं बताना, ये स्टोरी चलेगी कि भगवान राम के पुत्र थे। कौन कौन थे? लव एवं कुश थे, जिसमें कुश के जो वंशज हुए थे ना, उनमें से एक था। कौन था? उन्हीं में से एक गुहादित्य था, कुश के वंशजों में से ही, जिसने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहेल वंश की नींव डाली थी। देख लो, भगवान कुश के वंशजों में एक गुहादित्य राजा या गुहिल राजा ने, गुहादित्य राजा या गुहिल राजा ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी या गुहिल वंश की नींव डाली। कब रखी थी? 566 ईस्वी में। इनकी राजधानी नागदा थी। राजधानी कहाँ पे बनाई उन्होंने अपनी? नागदा में। इसके बाद है बप्पा रावल। इसके बाद नेक्स्ट लिखो बप्पा बप्पा रावल या बप्पा भी बोलते हैं इनको। मूल नाम इनका कालभोज था। बप्पा को किस नाम से जानते थे? कालभोज। बप्पा एक उपाधि थी जो इनको हारित ऋषि ने दी थी, यानी हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा को क्या मिला था? मेवाड़ का राज्य मिला था। और मेवाड़ के या गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। इन्होंने ही फिर क्या किया? एकलिंग को अपने आराध्य देव माना और उनका मंदिर बनवाया। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में ऋषभ देव में है। बहुत बड़ा मंदिर है जो इनके आराध्य देवता का है, और उनके आशीर्वाद से ही माना जाता है कि ये क्या थे? राजा बन पाए थे। लिख लो, बप्पा रावल की उपाधि इनको हारित ऋषि के द्वारा दी गई। बप्पा रावल की उपाधि हारित ऋषि के द्वारा दी गई। हारित ऋषि। बप्पा रावल की उपाधि हारित ऋषि के द्वारा दी गई। 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में इन्होंने राजा मानमोरी को हराकर गुहिल वंश की नींव रखी। मानमोरी को हराकर किसकी नींव रखी? गुहिल वंश की नींव रखी। बप्पा ने 734 ईस्वी में राजा मानमोरी को हरा करके और किस वंश की नींव रखी? गुहिल वंश की नींव रखी। वास्तविक संस्थापक बप्पा को माना जाता है। शुरुआत गुहादित्य ने कर दी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाएगा,
क्योंकि इन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया और वास्तव में, या एक तरीके से कहें कि एक तो सिर्फ नाम से शुरू कर गए कि गुहिल वंश है, और गुहिल वंश में एक पराक्रमी राजा आएगा तो उसको उसका वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, इसमें लिख लो, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बापा को ही माना जाता है। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? बापा रावल को माना जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इनके द्वारा ही चलाए गए। इनकी जो उपलब्धियां देखोगे तो उपलब्धियों में क्या क्या आएगा? वास्तविक संस्थापक रहे ये। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इनके द्वारा चलाए गए। एक लिंग जी का मंदिर बनवाया और नागदा के पास में इनकी समाधि है। नागदा के पास क्या है? समाधि है। गुहिल वंश के जो राजा थे वो अपने आप को राजा नहीं समझते थे, महाराजा भी नहीं समझते थे। वो अपने आप को एकलिंग जी का सेवक मानते थे और सेवक मान के ही राज्य करते थे। वास्तविक राजा किसको मानते थे? वो एकलिंग जी को मानते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह बापा के बाद में नेक्स्ट आए हैं जैत्र सिंह, और ये रहे हैं 1213 से 1253। से 1253 जैत्र सिंह। इनके समय में दो ही काम हुए हैं, एक तो भूताला का युद्ध हुआ है, भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। जैत्र सिंह एवं इल्तुतमिश के बीच में। भूताला जगह कहाँ पे है? लिख लो, राजसमंद में है। और ये युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में, जिसमें जैत्र सिंह विजयी रहा था और इल्तुतमिश को भागना पड़ा था। भूताला का युद्ध जैत्र सिंह एवं इल्तुतमिश के बीच में हुआ, जिसमें इल्तुतमिश पराजित हुआ। इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसने दो ही काम किए थे, एक तो भूताला का युद्ध लड़ा था और एक चित्तौड़ को राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी क्या थी? नागदा। बापा के समय नागदा थी, और नागदा जब नहीं इसके बाद में नागदा चेंज करके और इसने किसको बना लिया था? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। दूसरा एक इसमें इतिहासकार हुए थे जयसिंह, जिसने क्या लिखा था? हमीर मद मारदन एक ग्रंथ लिखा था, वो भी लिख लो। जयसिंह, और इसने लिखा है हमीर मद मर्दन।
जिसमें ये वर्णन मिलता है कि इसने भूताला का युद्ध लड़ा और उसमें विजयी हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट रतन सिंह। इसकी बात कर रहे हैं हम। रतन सिंह ये कब से कब तक रहे थे? 1301 से 1303, बिल्कुल ठीक है। तेरह सौ एक से 1303। और इनको हेमस किसने बनाया? इनकी रानी पद्मावती ने। अदरवाइज कौन जानता कि रतन सिंह भी कोई राजा हुए थे, है ना। तो रतन सिंह 1301 में राजा बने और इनकी रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी जिसका वर्णन किसी ने जाके अलाउद्दीन खिलजी को कर दिया और खिलजी उससे प्रेरित होकर के युद्ध करने आ गया। अब कहते ऐसा है कि खिलजी उससे प्रेरित होकर के युद्ध करने आया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खिलजी की दूसरी बात ये थी कि बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। खिलजी चाहता था कि पूरे भारत पे उसका साम्राज्य फैले। तो इसी कारण से क्या हुआ, वो दिल्ली से चलेगा और दक्षिण की तरफ जाएगा तो चित्तौड़ तो बीच में आ रहा था, इसलिए चित्तौड़ को विजय करना जरूरी था। अदरवाइज क्या होता, पूरा भारत जीत ले और चित्तौड़ उसके बीच में रह जाए तो वो पूरे भारत का राजा थोड़ी ना माना जाएगा। अकबर ने भी तो वही किया था। अकबर भी क्या चाह रहा था, पूरे भारत का राजा बने, लेकिन क्या हो रहा था, इधर मेवाड़ अकबर की अधीनता मानने को तैयार ही नहीं था। वही बात खिलजी के साथ में हो रही थी। तो खिलजी क्या किया, दिल्ली से चला, तोड़ के किले को जीता। फिर 1307 या 8 में पहुंचा सिवाना, बाड़मेर में 8 में पहुंचा है, मुझे ध्यान है 8 में सिवाना पहुंचा और सिवाना के किले को जीता। उसके बाद 11 में पहुंचा वो जालोर में, कान्हड़ देव सोनगरा, उनके साथ युद्ध किया। तो इससे ये तो दिख रहा है कि वो सिर्फ पद्मावती के लिए इधर नहीं आया, वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आया था। अदरवाइज वो 4 युद्ध जीत के और फिर गुजरात में पहुंच रहा है। ठीक है, तो अपन फिर भी रतन सिंह को अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ही चीज़ है पढ़ने की कि पद्मावती ने जौहर किया है और राजा रतन सिंह ने केसरिया किया था। और इसमें ये हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी जब युद्ध करने आया तो उस समय रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है और पद्मावती का एक चाचा होता है और एक उसका भाई गोरा और बादल, वो दोनों उस रतन सिंह की रक्षा करते हैं, उसको बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं और आखिर में इनको केसरिया करना पड़ता है और रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ता है, जो चित्तौड़ के या चित्तौड़गढ़ के किले का पहला साका माना गया है। यानी 1303 का जो साका है वो चित्तौड़ का पहला साका था। ठीक है, तो लिख लो इसमें रतन सिंह में गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? राजा रतन सिंह। गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक राजा रतन सिंह थे। रानी पद्मिनी के सौंदर्य से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ के किले पे आक्रमण किया। इसमें गोरा और बादल कौन कौन थे? गोरा चाचा थे और बादल भाई था। पद्मिनी के चाचा गोरा और उनके भाई का नाम था बादल। इसमें गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। एवं राजा रतन सिंह को सैनिकों सहित केसरिया किया। ये केसरिया करना पड़ा।
एवं रानी पद्मावती ने जौहर किया। जौहर जानते हो? जौहर दो प्रकार के होते हैं, एक जल जौहर होता है, एक अग्नि जौहर होता है। अग्नि में क्या होता है कि बहुत सारी अग्नि जला करके और उसमें कूद जाते हैं, महिलाएं जो थी वो उसमें कूद जाती थी। और एक होता है जल, मीन्स होता है कि तालाब भरा हुआ हो पानी का और उसमें कूद जाएं और उसमें अपने प्राण दे दे, तो वो होता है जल जौहर। यहाँ पे जो जौहर हुआ है वो अग्नि जौहर है। ठीक है। रानी पद्मावती अपनी दासियों सहित क्या रतन सिंह, राजा रतन सिंह को केसरिया करना पड़ा और रानी पद्मावती को अपनी दासियों सहित जौहर करना पड़ा। ये चित्तौड़ के किले का पहला साका था। ये चित्तौड़ के किले का पहला साका था। दूसरी बात इसमें यह है कि खिलजी के साथ में उनका एक इतिहासकार और था। कौन था? खिलजी के साथ में एक इतिहासकार और लेके आया था अपने साथ। कौन था वो? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने, देखो, अमीर खुसरो ने आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में किया है। ये अरबी भाषा है। खजाइन उल फतूह में किया है। अमीर खुसरो ने आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में किया है। एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी थी। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को जिसने जाकर के बताया पद्मावती की सौंदर्य के बारे में, वो कौन थे? पंडित राघव चेतन। किसने बताया था? पंडित राघव चेतन ने बताया था। ठीक है। तो इसमें एक और लिख लो, एक साहित्य है गोरा बादल री चौपाई, जिसकी रचना की है हेमरतन सूरी ने। गोरा बादल री चौपाई। गोरा बादल री चौपाई ये है हेमरतन सूरी का है। गोरा बादल री चौपाई हेमरतन सूरी की रचना है। और लास्ट में क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को, चित्तौड़ को जीत लिया था और इसको खिज्र खां उनके बेटा है उसको दे करके और वो दिल्ली लौट गया था। खिज्र खां भी थोड़े दिन बाद में उस किले को किसको दे करके, मालदेव सोनगरा को दे करके दिल्ली लौट गया और उसका नाम रख गया खिजराबाद। ठीक है। कल अपने देखा था चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, इसी ने रखा था, नोट कर लो। खिज्र खां, खिज्र खां कोष्टक में लिखना अलाउद्दीन का या अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। खिज्र खां चित्तौड़ के किले को मालदेव सोनगरा को सौंपकर, मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला गया एवं उसका नाम खिजराबाद कर दिया। एवं उसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। कान्हड़देव सोनगरा को जानते हो तुम? कान्हड़देव सोनगरा के छोटे भाई थे मालदेव सोनगरा।
सिवाना के दुर्ग को जब हम पढ़ेंगे ना, सिवाना के किले पे अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, उस टाइम वहाँ कान्हड़देव सोनग्रा का शासन था। उसी के छोटे भाई थे मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा को उन्होंने क्या किया, इसका राजा बनाया और स्वयं खिजर खां दिल्ली चला गया और नाम इसका रख के चला गया खिजराबाद। ठीक है, अब इसमें 2 साके और आएंगे आगे। किस किस के टाइम हुए थे? नेक्स्ट 1534 में राजा विक्रमादित्य के समय रानी कर्मावती थी उस टाइम। ठीक है, राणा सांगा की पत्नी। और एक हुआ था अकबर के समय। अकबर के समय उदय सिंह छोड़ के चला जाता है और यहाँ पे रहते हैं जो भी जिसके सौंप के जा रहा है, वो लोग क्या करते हैं, केसरिया, और वहाँ जो रानियाँ थी वो जौहर कर लेती हैं। तो 2 बार साका होता है इसमें, वो आगे पढ़ेंगे। अभी अपन एक सीक्वेंस से चल रहे हैं कंटिन्यू कि कौन सा शासक उसके बाद आया, उसके बाद में नेक्स्ट आते चले जाएंगे। अब लिखो तेज सिंह। तेज सिंह 1253 से 73। तेज सिंह 1253 से 1273। ये इसके साथ ही थे जयद्रथ सिंह के साथ ही, जयद्रथ सिंह के आसपास का टाइम है इसका, तेज सिंह का। और इसके टाइम क्या हुआ था, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो पहला ग्रंथ था, चित्रित ग्रंथ, उसकी रचना हुई थी। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, ये क्या था, पहला चित्रित ग्रंथ था। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी पहला चित्रित ग्रंथ था। इसकी रचना तेज सिंह के समय हुई थी। कमल चंद्र ने की थी इसकी रचना। किसने की थी? कमल चंद्र ने। और इसने महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये एक ही उपाधि है, 3 अक्षरों की पूरी एक उपाधि है, महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। किसने धारण की थी उपाधि? तेज सिंह ने। तेज सिंह की 2 ही बातें याद रखनी है, एक तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो पहला चित्रित ग्रंथ था राजस्थानी भाषा का, उसकी रचना हुई, और दूसरा महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। नेक्स्ट डालो सिसोदिया वंश। गुहिल वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश। रणसिंह वे थे एक राजा, उनका पुत्र था राहप। क्या नाम था? राहप। इन्होंने एक सिसोदा गांव बसाया। राहप जो राजा थे, उन्होंने किस गांव को बसाया था? सिसोदा गांव को। और इस सिसोदा गांव के नाम पे ही ये जो वंश चला उसको कहा गया सिसोदिया वंश, या इनको राणा वंश, राणा शाखा भी बोलते हैं। राणा शाखा।
सिसोदा वंश किसने चलाया? सिसोदिया वंश किसने चलाया? राहप ने, रण सिंह के पुत्र राहप ने। इसमें हाँ, रण सिंह के पुत्र थे। रण सिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा गांव बसाया और उस गांव के नाम पे इस वंश को जाना गया सिसोदिया वंश। इनको राणा शाखा भी कहा जाता है। अब आगे जो पढ़ोगे ना, सबके नाम के आगे राणा मिलेगा। राणा सांगा, और कौन है? राणा कुंभा, राणा विक्रमादित्य, सबके नाम के आगे क्या मिलेगा? राणा, क्योंकि ये राणा शाखा है। अब पहला लिखो राणा हमीर। राणा हमीर, राणा हमीर। ये 1326 से और 1364 में रहे हैं। 1326 से 1364, 1326 से और 1364 में। इनको मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको मेवाड़ का उद्धारक मेवाड़ का उद्धारक और सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि सिसोदिया वंश में राहप ने सिर्फ स्थापना की थी। राहप के बाद में पहला जो शक्तिशाली राजा हुए थे वो कौन हुए थे? राणा हमीर हुए थे। इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। हम जैसे गुहिल में पढ़ा था कि गुहादित्य ने स्थापना की, तो गुहादित्य जो थे वो संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना था? हमने बापा को माना था। इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई। विषम घाटी पंचानन भी की उपाधि भी दी गई। विषम घाटी विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई है। और ये उपाधि इनको कहाँ दी गई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको किसकी उपाधि दी गई है? विषम घाटी पंचानन। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत आसानी से काम कर लेते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्र सिंह। अभी टाइम नहीं हुआ है, 10 मिनट और है। नेक्स्ट है क्षेत्र सिंह। तुम्हें उनको पढ़ने में जोर पड़ रहा है और ये राजा इतना काम करके गए हैं। किसने कहा? टाइम पास तो तुम लोग कर रहे हो। ये तो इतिहास बन गए, इनको पढ़े जाएंगे, हम भी पढ़ेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। और तुम्हें कौन पढ़ेगा ये बताओ? तुम्हें कौन पढ़ेगा? ये तो इतिहास है। ये तो अपना नाम कर गए भाई, चाहे इन्होंने टाइम पास किया हो, कुछ भी किया हो। ये क्या काम है? इनका क्या काम है ये तो देखो इतिहासकार ही बताएंगे क्या काम है इनका। क्योंकि हम कोई भी नया काम करते हैं ना, तो हम पीछे का इतिहास उठा के देखते हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या उन्होंने अच्छाइयाँ की, अच्छे काम किए। तो वो जो गलतियाँ क्या कर रहे हैं उनसे तो हम बचें, और जो उन्होंने अच्छे काम किए उनसे हम प्रेरित हों। ठीक है, तो ये तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती रहेगी, आज भी मिलती रहेगी और आगे भी। और दूसरी बात ये है कि ये इतने वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने मरने के या जान के लिए कभी सोचा ही नहीं।
ये हमेशा अपने देश की, अपनी धरती के गौरव के लिए लड़े और मरे हैं। इतना बड़ा काम तुम कर सकते हो तो तुम भी एक दिन वीर बन जाओगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कौन करके आया था, अभिनंदन। अभिनंदन को सब जानते हैं, और इसलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या है, मातृभूमि के लिए काम किया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्षेत्र सिंह की। और क्षेत्र सिंह का ज़्यादा कुछ योगदान नहीं है, बस इसका इतना ध्यान रखना है कि इसके बाद में राणा लाखा आते हैं। बीच में हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको लिख लो। कब से कब तक रहा है ये रहा है 1364 से 1382। 1364 से 1382। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं लाखा या राणा लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह ये रहे हैं 1382 से और 1421 तक। कब तक? 1382 से 1421। राणा लाखा ने एक गलती की अपनी लाइफ में, वो ही मैं पूछ रही हूँ, क्या गलती की बताओ। राणा लाखा ने वृद्धा अवस्था में रणमल की बहन हंसाबाई से शादी की, जो जोधपुर की राजकुमारी थी, और वो इस शर्त पे की कि हंसाबाई से जो भी संतान होगी वो क्या होगी, आगामी शासक बनेगी। और इसी गलती के कारण से जो लाखा का बड़े बेटे थे जिनका नाम था राणा चूड़ा, उनको प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी, भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। और इसीलिए उनको कहा जाता है राजस्थान के भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से इनके बेटा हुआ मोकल, और मोकल क्या हुआ, राणा लाखा के बाद अगला शासक बना। मोकल एक पराक्रमी शासक नहीं था। चाचा और मेरा जो थे ये क्या थे, राणा लाखा के भाई या चाचा और मेरा मतलब उनके रिलेटिव थे। उन्होंने क्या किया, राणा मोकल को मार दिया और स्वयं शासक बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राणा चूड़ा ने क्या किया, उन दोनों को मार दिया और उसके बाद में मोकल का जो पुत्र था जिसका नाम था राणा कुंभा, उसको क्या किया, संरक्षण दिया और एक दिन उसको राजा बनाया। तो एक ही गलती की वजह से क्या हुआ, कितना सारा मामला डिस्टर्ब हो गया कि राणा चूड़ा जो था वो बहुत ही पराक्रमी शासक था, उसको क्या करना पड़ा था, एकदम उसको साइड में कर दिया गया। चलो लिखो इसमें राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। राणा लाखा ने, इसलिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि हम वो गलतियां ना दोहराएं जो इतिहास में हो चुकी हैं। ठीक है, राणा लाखा ने वृद्धा अवस्था में जोधपुर की राजकुमारी रणमल की बहन हंसाबाई से सशर्त शादी की। शर्त क्या थी वो लिख लो। हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही उत्तराधिकारी होगी। हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही उत्तराधिकारी होगी। इसलिए राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा को
राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा को उत्तराधिकारी न बनाकर राणा मोकल को उत्तराधिकारी बनाया गया। राणा मोकल को उत्तराधिकारी बनाया गया, जो हंसाबाई का पुत्र था। लिख लिया? हंसाबाई का पुत्र था। राणा चूड़ा को भीष्म प्रतिज्ञा कोष्टक में कर लेना, आजीवन ब्रह्मचारी। राणा चूड़ा को भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी, कोष्टक में करना, आजीवन ब्रह्मचारी। इन्हें राजस्थान का या इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके बाद मोकल के बारे में थोड़ा सा लिख लो। मोकल का ज़्यादा कुछ कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन जिस कार्यकाल में वो रहे उसमें उन्होंने क्या किया। मोकल लिखो 1421 से 1433, 12 वर्ष का कार्यकाल रहा है इनका, 1421 से 1433। और इनकी चाचा और मेरा ने इनकी हत्या कर दी। हाँ, मोकल का कार्यकाल रहा है 1421 से 1433। चाचा एवं मेरा ने इनकी हत्या कर दी। मेरा चाचा एवं मेरा ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। लाखा के टाइम जो है एक मेन काम क्या हुआ था, पिछोला झील का निर्माण हुआ था। लाखा के टाइम क्या था, चांदी की खान निकली थी और उसी के कारण से क्या हुआ था, उन्होंने पिछोला झील का निर्माण भी करवा दिया था। एक बंजारे ने वहाँ पे पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो लिखना चाहो तो लिख लो कि लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। इसके बाद आते हैं महाराणा कुंभा। बस कुंभा पढ़ेंगे आज लास्ट। महाराणा कुंभा बहुत अच्छे शासक थे, बहुत पराक्रमी शासक थे। महाराणा कुंभा 1433 से 1468। से और 1468। लिख लिया? महाराणा कुंभा ने जो है, इनके बारे में बताया जाता है कि मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किले इन्होंने ही बनवाए हैं और इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। और दूसरी बात यह है कि साहित्य को संरक्षण देते थे, स्वयं भी बहुत अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ये ग्रंथ लिखे हैं और गीत गोविंद की टीका लिखी है। उसके अलावा साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया। और युद्ध तो इन्होंने कितने लड़े हैं और कितने जीते हैं वो तो हम आगे बात करेंगे। बाकी जो है स्थापत्य कला में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? महाराणा मोकल और उनकी पत्नी सौभाग्य देवी। हंसाबाई माँ थी, मोकल की माँ। हाँ, अब इसमें लिख लो महाराणा कुंभा में महाराणा मोकल एवं सौभाग्य देवी के पुत्र थे। महाराणा मोकल एवं सौभाग्य देवी के पुत्र थे। 1436 एवं 37 में इन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा। 1436 सारंगपुर युद्ध
1436 एवं 37 में लड़ा। किस किस के बीच में लड़ा गया था ये? महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी। लिखो, मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी एवं महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी रहे। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कीर्ति स्तंभ का। कीर्ति स्तंभ इन्होंने 2 जगह बनवाए, एक कुंभलगढ़ में और दूसरा चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके बाद में देखो, एक बीच में एक थोड़ा सा गैप आता है कि सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा जीत चुके हैं और मालवा के शासक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस से महाराणा कुंभा के साथ में युद्ध करे और विजय प्राप्त करे। इसलिए वो गुजरात के शासक के साथ में संधि करता है और उस संधि के नाम है चांपानेर की संधि। उस संधि में कहते हैं कि हम दोनों मिलकर के क्या करेंगे, कुंभा को पराजित करेंगे और फिर कुंभा का जो एरिया है, साम्राज्य है, उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। इस संधि के बाद में युद्ध करते हैं और उस युद्ध में भी वो दोनों हार जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखो, 1456 में चांपानेर की संधि होती है। चांपानेर की संधि कब हुई है? ये 1456 में। अब किस किस के बीच में हुई है? ये लिखो, मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके बीच में हुई है चांपानेर की संधि? मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, मालवा प्लस गुजरात के बीच में। इन दोनों ने क्या किया था? महाराणा कुंभा को हराने के लिए संधि की थी। इसके बाद में 1457 में युद्ध हुआ, बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध। ये कब हुआ है? 1457 में। 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ, जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और इसमें मालवा का सुल्तान पराजित हुआ और महाराणा कुंभा इसमें विजयी रहे। और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कुशाल माता का मंदिर बनवाया भीलवाड़ा में। ठीक है, बदनौर का युद्ध भीलवाड़ा में मालवा के शासक और महाराणा कुंभा के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी रहे और विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या बनवाया? कुशाल माता का मंदिर। कहाँ पे है कुशाल माता का मंदिर? 1857 की क्रांति से कुछ याद आ रहा है इस मंदिर से रिलेटेड? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? कुशाल माता का मंदिर बनवाया। और इसके बाद देखो, नेक्स्ट इसमें लिखो, मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किले महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए। ये किस ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है? वीर विनोद से। किससे? वीर विनोद। किसका ग्रंथ है वीर विनोद?
श्यामल दास। वीर विनोद से हमें जानकारी मिलती है कि 84 किलों में से 32 किले किसने बनवाए हैं? महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं, और ये वीर विनोद की रचयिता हैं श्यामल दास। इसके जो मेन जो किले हैं वो नोट करो, कौन कौन से किले बनवाए इन्होंने? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही में है। बसंती दुर्ग, ये भी सिरोही में है। बसंती दुर्ग कहाँ है? सिरोही में है। ये 3 बड़े किले हैं, बाकी छोटे बहुत सारे किले बनवाए हैं इन्होंने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई, या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जो पहले आ चुका है, इसलिए इनको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए हैं, बिल्कुल ठीक है। वो तो मंदिर में लिखेंगे मंदिर कौन कौन से बनवाए हैं। अभी हम किले लिख रहे थे, तो किले में 3 बड़े किले हैं, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंती दुर्ग, ठीक है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, इनको स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। दुर्ग, किला और गढ़, मुझे तो एक ही चीज लगती है बेटा सारे ही। वो किलों के प्रकार जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें अलग अलग टाइप के किले हैं। कुछ जैसे जल दुर्ग है, कुछ जगह पे धानवन दुर्ग है, जो रेगिस्तान के चारों तरफ रेगिस्तान हो, धानवन होता है। जो जल से घिरा हो, जल दुर्ग है। वो किले या दुर्ग के वो प्रकार हैं, बाकी ये तो गढ़, दुर्ग, किला एक ही चीज है। अब इसमें देखो मंदिर कौन कौन से बनवाए वो लिखो। कुंभ स्वामी का मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चवरी, श्रृंगार चवरी लिख लोगे। मीरा मंदिर चित्तौड़ के किले में है। रणकपुर जैन मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चवरी मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर और मीरा मंदिर, ये मंदिर किसने बनवाए हैं? महाराणा कुंभा ने। इनका जो प्रमुख शिल्पी था वो कौन था? मंडन। इनका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। मंडन ने जो रचनाएं लिखी थी वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? राजवल्लभ, मंडन की रचनाएं लिख लो। राजवल्लभ, रूपावतार, रूपावतार, राजवल्लभ, रूपावतार, मंडन, देवमूर्ति प्रकरण और रूपमंडन। रूपमंडन, राजवल्लभ, रूपावतार, रूपमंडन और मंडन, देवमूर्ति प्रकरण। ये रचनाएं किसकी हैं? ये क्या थे? शिल्पी थे। चलो